नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग आज सातवाहन वंश के उत्पत्ति, विकास और उनके कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। शुंग वंश का अंत शुंग वंश का जो अंत है वो 73 ईसा पूर्व में हुआ। शुंग वंश का अंत 73 ईसा पूर्व में हुआ। और कब हुआ कि जब उनका अंतिम शासक था देवभूति, और देवभूति को काणु वंश के शासक वासुदेव ने मार डाला। उसके बाद काणु ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। कहाँ पर? मगध पर काणु ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। और जिस समय मगध पर काणु वंश के शासक शासन कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली वंश पैदा हुआ जो सातवाहन वंश कहलाया। सातवाहन शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो यह प्राकृत भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है 7 वाहनों द्वारा संचालित। अब 7 वाहन हम ये जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 घोड़ों द्वारा संचालित जो रथ है वो सूर्य भगवान का है, अर्थात ये अपने आप को सूर्य का वंशज मानते हैं। अगले पेज पे आइए हम देखते हैं तो काणु वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि जिस समय दक्षिण भारत में सातवाहन थे, ठीक उसी समय उत्तर भारत में काणु थे। तो पुराणों के अनुसार काणु वंश में कुल 4 राजा हुए। पहले कौन है? वासुदेव हैं, दूसरे भूमिमित्र हैं, फिर नारायण हैं, फिर सुशर्मन हैं। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। काणु वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। काणु वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। काणु ब्राह्मण जाति के हैं। मगध साम्राज्य का इस समय तक काफी हद तक पतन हो चुका था जिस समय काणु लोग आए। इन लोगों ने शुंगों को मारा था। उसके बाद बात करें तो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था वो यूनानियों ने कब्जा कर लिया था, और गंगा के मैदान के कुछ भागों पर इनके अधीन में आता था। इनका जो अंतिम शासक था सुशर्मन, जो काणु वंश के राजा थे, को सातवाहन वंश के राजा ने मार डाला था। सातवाहन वंश के किस राजा ने मार डाला था? तो सिमुक ने मार डाला था। आगे आइए देखते हैं तो दूसरा जो वंश था उस समय उत्तर भारत में, वह चेदी वंश था। कौन सा वंश था? चेदी वंश। चेदी वंश कहाँ फैला हुआ था दोस्तों? तो चेदी वंश कलिंग में फैला हुआ था। आइए देखते हैं तो चेदी वंश जो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में फैला हुआ था, भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। यह शिलालेख राजा खारबेल के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था, जो चेदी वंश के तीसरे राजा थे। खारबेल ने उत्कीर्ण करवाया था। खारबेल किस धर्म को मानते थे? तो खारबेल जैन धर्म को मानने वाला राजा था। चेदी वंश या चेता वंश या जिसको महामेघवाहन वंश कहा जाता है, इसके जो संस्थापक हैं वे कौन थे? वे महामेघवाहन थे। महामेघवाहन के नाम पर ही इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है अथवा चेदी वंश कहा जाता है। तो यह 2 वंश यानी काणु वंश और चेदी वंश जिस समय उत्तर भारत में शासन कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का शासन था। सातवाहनों के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। तो सातवाहन जो दक्षिण में मौर्यों के बाद उत्पन्न हुए, यानी मौर्यों की जगह किसने लिया था? तो मौर्यों की जगह दक्षिण में अगर कोई बात करें तो सातवाहनों ने लिया। आइए देखते हैं। उत्तरी क्षेत्र में मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग और काणु हुए। हालांकि सातवाहन मूल निवासी दक्कन के थे और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी बने। ऐसा माना जाता है कि मौर्यों के पतन के बाद और सातवाहन के आगमन से पहले कई छोटी छोटी राजनीतिक रियासतें रही होंगी। बहुत छोटे छोटे राजा पैदा हुए। जैसे आपने देखा कि काणु हुए, फिर कुछ समय के लिए चेदी हुए, कुछ समय के लिए शुंग हुए। छोटे छोटे समय के लिए इन लोगों ने शासन किया। दक्कन के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। संभवतः अशोक के शिलालेख में वर्णित जो रथिका है और जो भोजिक है, धीरे धीरे सातवाहन पूर्व के महारथी और महाभोजों में आगे बढ़ते आए हैं। अशोक के शिलालेखों में रथिक और भोजिक शब्दों का उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं तो सातवाहनों को पुराणों में वर्णित आंध्र के समान माना जाता है। अब कौन से पुराण की बात कर रहा है? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में दोस्तों सातवाहन को आंध्र सातवाहन या भृत्य सातवाहन के नाम से जाना जाता है। आंध्र सातवाहन या भृत्य सातवाहन के नाम से जाना जाता है। लेकिन सातवाहन शिलालेखों में ना तो आंध्र का नाम है और ना ही पुराणों में सातवाहन का नाम आता है। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने 300 वर्षों तक शासन किया और इस अवधि को सातवाहन शासन के अवधि को सौंप दिया जाता है। यानी हम ये मान लेते हैं कि जो आंध्र लोग थे वही लोग सातवाहन थे, और इस तरह से इस पूरे वंश का नाम पड़ता है आंध्र सातवाहन वंश। उनकी राजधानी कहाँ थी? तो औरंगाबाद जिले में गोदावरी के किनारे पर स्थित है प्रतिष्ठान या पैठन, यही सातवाहनों की राजधानी रही होगी। सातवाहन साम्राज्य में प्रमुख रूप से वर्तमान में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना क्षेत्र शामिल होते थे। कई बार उनके क्षेत्र में गुजरात और कर्नाटक के साथ साथ मध्य प्रदेश के क्षेत्र भी शामिल हुए हैं। उसके बाद में हम बात करें तो राज्य की अलग अलग पर इनकी राजधानियां भी बदलती रही हैं। इन्होंने कभी अपनी राजधानी अमरावती को बनाया है तो कभी अपनी राजधानी इन लोगों ने प्रतिष्ठान को भी बनाया है। यानी समय समय पर इन लोगों ने अपनी राजधानियां बनाई है। अमरावती और प्रतिष्ठान इनकी दोनों राजधानियां रही हैं। सातवाहनों के शुरुआती शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं।
जब उन्होंने कणों को हराया था। कणों को किसने हराया? सातवाहनों ने, पहली शताब्दी के आसपास में। मध्य भारत के कुछ हिस्से में अपनी शक्ति इस तरह से उन्होंने स्थापित कर ली। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। यानी सातवाहन वंश की शुरुआत कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई, जहां उनके अधिकांश प्रारंभिक शिलालेख पाए गए हैं। सातवाहनों के शिलालेख कहाँ पाए गए? महाराष्ट्र में। धीरे धीरे उनके क्षेत्र में विस्तार हुआ और वे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्रों पर भी अपना कब्जा जमाने में सफल हो जाते हैं। उनके सबसे बड़े प्रतियोगी कौन थे? तो पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप थे। पश्चिमी भारत से जो शक क्षत्रप आ गए थे, क्षत्रप क्या है? शक राजा जो उपाधि धारण करते थे उसको क्षत्रप कहा जाता था। तो वे वही उनको चैलेंज कर रहे थे, जिन्होंने खुद को ऊपरी दक्कन भाग और पश्चिमी भारत में स्थापित कर लिया था। सातवाहन ब्राह्मण थे और वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। सातवाहन राजाओं ने गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि वे किसी तरह से मात्र सत्तात्मक या मातृवंश को नहीं मानते। हम इन दोनों शब्दों को देखें, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, तो ये जैसे लगता है कि हमें महिला का नाम है, और इससे कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि हो सकता है उस समय जो है महिला वर्गीय समाज रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। आगे हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने दक्षिणापति की उपाधि धारण की। किसने? सातवाहनों ने, जो दक्षिण में शासन कर रहे थे, उन्होंने दक्षिणापति की उपाधि धारण की थी, अर्थात दक्षिण के भगवान कहलाए। सातवाहन ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को शाही भूमि अनुदान देने की प्रथा के लिए जाने जाते हैं। आगे चल करके चूंकि इन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध दोनों को भूमि दान देना शुरू किया, सबसे पहले इन्होंने ही, तो इन्हीं को जो सामंतवादी प्रथा है उसका जनक माना जाता है। इस पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सातवाहन पहले देशी भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने स्वयं के सिक्के जारी किए, जिन पर शासकों के चित्र थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस प्रथा को शुरू किया था, जिन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को हराया था और उनके सिक्कों को आत्मसात कर लिया था। यानी सिक्कों की बात करें तो इससे पहले जो विदेशी शासक हुए उन्होंने सिक्के चलाए थे। मौर्यों ने कोई अपना निजी सिक्का नहीं चलाया था, शुंगों ने सिक्का नहीं चलाया था, कड़ों ने सिक्का नहीं चलाया, चेदियों ने सिक्का नहीं चलाया, लेकिन सातवाहन ऐसे पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने चित्र छपे हुए सिक्के चलाए थे। और इसको शुरू किस सातवाहन राजा ने किया? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। आगे आइए देखते हैं, तो सिक्कों की किंवदंतियां किस में थी? किंवदंती मतलब लिखावट। तो सिक्के किस में लिखे गए थे? तो सिक्के प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। सिक्के किस में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कुछ उल्टे सिक्के की किंवदंतियां तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी हैं। कुछ सिक्के जिनको उलट के लिख दिया गया। उन्होंने संस्कृत से अधिक प्राकृत को संरक्षण दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता रहता है कि सातवाहनों की मुख्य भाषा कौन थी? तो प्राकृत थी। हालांकि वे हिंदू शासक थे और ब्राह्मणवादी स्थिति का दावा करते थे, किंतु उन्होंने बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया था। वे विदेशी आक्रमणकारियों से अपने क्षेत्रों की रक्षा करने में सफल रहे और शकों के साथ उनके कई युद्ध भी हुए थे। आगे हम देखेंगे, तो इनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में हम लोग एक अध्ययन भी कर लेते हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो इस वंश का संस्थापक था सिमुक, और अशोक की मृत्यु के बाद दक्षिण में उसने अपना राज्य स्थापित किया था। उसने जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद शासक हुए हैं सातकर्णी प्रथम, ये तीसरा राजा हुआ। सिमुक के बाद में एक और राजा हुए, लेकिन वो इतने महान नहीं हुए। और उसके बाद में जो महान शासक हुआ, जो पहला महान शासक माना जाता है, वह है सातकर्णी प्रथम। आइए देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो सातकर्णी प्रथम सातवाहन राजा था जिसने सैन्य विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने खारबेल की मृत्यु के बाद में कलिंग पर भी विजय प्राप्त किया था। उन्होंने पाटलिपुत्र में शुंगों को भी पीछे छोड़ा। उन्होंने मध्य प्रदेश पर भी शासन किया, गोदावरी घाटी पर कब्जा किया और दक्षिणापथ के भगवान की उपाधि धारण की। दक्षिणापथ, पतेश्वर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। आगे आइए देखते हैं, तो उनकी रानी का नाम था नयनिका। कहीं कहीं उनका नाम नागानिका मिलता है, नागानिका भी मिलता है, और कहीं कहीं नयनिका मिलता है। उन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था, नानाघाट अभिलेख, जो राजा को दक्षिणापथ के रूप में वर्णित करता है। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। किसने? सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और दक्कन में वैदिक ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित किया था, उत्थान किया था। उसके बाद में हुए हाल एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जाने जाते हैं। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में रचना की, और यह एक कविता है, कविताओं का संग्रह है। और किस प्रकार की कविताओं का संग्रह है? तो ये प्रेम के ऊपर लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है? प्रेम के ऊपर लिखा गया है गाथा सप्तशती। इसमें लगभग 40 कविताओं का जो है रचना की थी गाथा हाल ने। फिर इनके मंत्री हुए गुणांद ने बृहद कथा की रचना की है। गुणांद ने लिखा है बृहद कथा मंजरी।
इसके बाद के लेखक हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी। यही इस वंश का सबसे महान शासक हुआ है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो उन्होंने सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। यह माना जाता है कि एक समय में सातवाहनों को ऊपरी, दक्कन और पश्चिमी भारत में उनके प्रभुत्व से वंचित कर दिया गया था। सातवाहनों के भाग्य को गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा बहाल किया गया था। उन्होंने खुद को एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि दी जिसने शकों को हराया और कई क्षत्रियों को भी नष्ट कर दिया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसने क्षहरात वंश को भी नष्ट कर दिया था, जिससे उसका विरोधी कौन था? नहपान था। नहपान के सिक्के नासिक के पास पाए गए। उसके 8 से अधिक चांदी के सिक्के सातवाहन राजा द्वारा फिर से बनवाए गए। वही सिक्के जो अभी हमने पढ़ा था कि उलट कर उन पे निशान बना हुआ है, वो नहपान का सिक्का है। उसका राज्य दक्षिण में कृष्णा से लेकर उत्तर में मालवा तक और सौराष्ट्र तक, पूरब में बरार से लेकर पश्चिम में कोकड़ तक फैला हुआ था। आगे आइए देखते हैं। अपनी मां गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख में उन्हें शक, पहलव, यवन के संहारक के रूप में वर्णित किया गया। क्षहरातों को उखाड़ फेंकने वाला और सातवाहनों की महिमा के पुनर्स्थापक के रूप में गौतमीपुत्र सातकर्णी का वर्णन किया गया है। उन्हें एक ब्राह्मण, एक अद्वितीय ब्राह्मण और खटिया दप मनमदा यानी क्षत्रियों के गौरव को नष्ट करने वाला के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह जो आपने देखा खटिया दप मनमदा, ये प्राकृत भाषा है। उन्होंने राजा राजा और महाराजा की उपाधि धारण की, यानी राजराजा और महाराजा भी कहलाया। उसके बाद शासक हुए हैं वशिष्ठिपुत्र पुलमापी। वशिष्ठिपुत्र पुलमापी, इनके बारे में आइए जानते हैं। तो वह गौतमीपुत्र का उत्तराधिकारी बना। वशिष्ठिपुत्र पुलमयी के सिक्के और शिलालेख कहाँ पाए गए? आंध्र प्रदेश में। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार उनका विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से वशिष्ठिपुत्र पुलमापी का विवाह हुआ। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों ने पूरब में उसकी व्यस्तताओं के कारण अपने कुछ क्षेत्रों को फिर से जीत लिया था। उसके बाद आए हैं यज्ञश्री सातकर्णी। अब यज्ञश्री सातकर्णी कौन थे? आइए इनको जान लेते हैं। तो सातवाहन वंश के बाद के राजाओं में से यह भी एक राजा हैं। उन्होंने शक शासकों से उत्तरी कोकड़ और मालवा को फिर से जीता, यानी कि थोड़ी बहुत इज्जत वापस बचाई। वह व्यापार और नौवहन का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर एक जहाज की आकृति बनी हुई है और इसी से ये बात अनुमान लगाया जाता है कि चूंकि जहाज था इसलिए उसको व्यापार से और नौ परिवहन से प्रेम था। उसके सिक्के आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्राप्त होते हैं। आगे है सातवाहन राजवंश में प्रशासन कैसे चलती थी, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो सातवाहन वंश के प्रशासन की बात करें तो उसमें एक राजा होता था, एक राजकुमार होता था। राजकुमार के नाम पर सिक्के बनाए जाते थे। एक महारथी होता था। महारथी को यह अधिकार था कि वो गांव को दान कर सकता था और वह राजा के परिवार से भी संबंधित होता था या वैवाहिक संबंध बना सकता था। इसके अलावा महासेनापति और तलवार, इस तरह से ये 5 महत्वपूर्ण थे जो प्रशासन में भूमिका निभाते थे। आगे है इनकी प्रशासनिक विशेषताओं की बात करें कि जो ये 5 लोग थे कैसे करते थे। तो राजा को धर्म रक्षक के रूप में जाना गया। उसने धर्म शास्त्रों में निहित जो शाही आदर्श हैं, यानी राजा के जो आदर्श हैं, उसी को फॉलो किया। सातवाहन राजा को राम, भीम, अर्जुन आदि जैसे प्राचीन देवताओं के दिव्य गुणों के रूप में दर्शाया गया। सातवाहनों ने अशोक के समय की कुछ प्रशासनिक इकाइयों को बरकरार भी रखा था। राज्य को आहार नामक जिलों में बांट दिया गया था। राज्य को किस में बांटा गया? आहार में। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिलों को आहार में विभाजित किया किसने? जो है सातवाहनों ने। उनके अधिकारियों को अमात्य और महामात्र के रूप में वर्णित किया गया। यही अमात्र और महामात्र मौर्य काल में भी जाने जाते थे। लेकिन मौर्य काल के विपरीत सातवाहनों के प्रशासन में कुछ सैन्य और सामंती तत्व पाए गए। सामंती तत्व का मतलब होता है कि जब कोई राजा भूमि दान देने लगता है और दान इस आधार पर देता है कि आप इसको ले जाइए, बदले में इतनी सेना रखिए और जब मुझे सेना की जरूरत पड़ेगी आप मुझे सेना ला कर दीजिएगा, तब तक आप अपना और इन सैनिकों का खर्चा खुद उठाइए, उसी को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए सेनापति को प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया था। यह संभवतः दक्कन में आदिवासी लोगों को रखने के लिए किया गया था जो मजबूत सैन्य नियंत्रण के तहत पूरी तरह से ब्राह्मण नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन गालमिका कौन थे? ग्राम प्रधान के हाथों में रखा गया था, जिसके पास 9 रथ रहते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक वाली एक टुकड़ी रखी जाती थी, तभी वह गांव पर शासन कर पाता था। सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम जानें कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी तो आइए जानते हैं। तो सातवाहन राजाओं के शासनकाल में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, अर्थात कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। वे भारत के भीतर और बाहर विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे और उत्पादन पर निर्भर थे। सातवाहन काल के सिक्कों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण सिक्के हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सातवाहनों
कि जो अधिकांश सिक्के हैं उनकी खुदाई दक्कन, पश्चिम भारत, विदर्भ, पश्चिमी और पूर्वी घाट से मिलता है। सातवाहन राजवंश के अधिकांश सिक्के नष्ट हो गए। सातवाहन साम्राज्य में भी कास्ट सिक्के मौजूद थे और सिक्कों को ढोने के लिए नई तकनीकी बनाई गई थी। सातवाहन साम्राज्य में चांदी, तांबा, सीसा और पोटिन के सिक्के थे। चित्र में सिक्के ज्यादातर चांदी के मिले हैं, कुछ शीशे के भी सिक्के मिले हैं। चित्र सिक्कों पर द्रविड़ भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी जो चित्रात्मक सिक्के थे उन पे द्रविड़ भाषा का प्रयोग होता था और लिपि कौन सी होती थी, तो ब्राह्मी लिपि होती थी। भाषा द्रविड़ और लिपि ब्राह्मी। उसके बाद एक नए प्रकार के सिक्के हैं पंच चिन्हित सिक्के। पंच चिन्हित सिक्के कौन है, जो सातवाहन वंश के साथ परिचालित किए गए थे। इसी की तरह आप याद रखिएगा एक पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क सिक्का जिसको आहत सिक्का कहा गया। वे कौन से सिक्के होते थे, जिनको काट के केवल बना दिया जाता था और उन पे प्राकृतिक चित्र होते थे। समुद्री व्यापार का महत्व सातवाहन सिक्कों पर मौजूद जहाजों की छवियों से स्पष्ट हो जाता है, ये तो हम पढ़ ही चुके। कई सातवाहन सिक्कों पर सातकर्णी और पुलमापी का नाम प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि ये राजा जो है व्यापार को महत्व देते थे। सातवाहन के सिक्के अलग अलग प्रकार के थे, गोल हो सकते थे, चौकोर, आयताकार आदि विभिन्न रूपों में उनके सिक्के पाए जाते थे। कुछ प्रमुख सिक्कों की बात कर लें तो उनके जो सिक्के थे वे चैत्य प्रकार के होते थे, यानी कुछ पर चैत्य बने थे। चैत्य कौन कौन इन्होंने बनवाया, कारले का चैत्य बनवाया था, अमरावती का चैत्य इन लोगों ने बनवाया था। तो इस तरह से कई सारे चैत्य भी बनवाए। तो इनके सिक्कों पर चैत्य बना था, चक्र बना था चूंकि ये कृष्ण के पुजारी थे, शंख बना था, कमल बना था, नंदी पाड़ा, जहाज और स्वास्तिक के चित्र बने हुए होते थे इनके सिक्कों पर। इसके बाद में सातवाहन साम्राज्य में धर्म की बात करें और भाषा की बात करें तो सातवाहन हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी थे, लेकिन दिलचस्प है कि इन्होंने अन्य जाति और धर्मों के प्रति उदारता दिखाई, जो उनके द्वारा बौद्ध मठों के लिए किए गए दान से स्पष्ट है। सातवाहन वंश के शासनकाल में कई बौद्ध मठों का निर्माण किया गया था। सातवाहनों की आधिकारिक भाषा की बात करें तो भाषा प्राकृत थी, हालांकि लिपि इनकी ब्राह्मी थी, जैसा कि अशोक के समय में था। राजनीतिक अभिलेखों ने भी संस्कृत साहित्य के दुर्लभ प्रयोग पर प्रकाश डाला गया था, यानी जो कुछ राजनीतिक अभिलेख थे, राजा लोग खुदवाते थे, राजाज्ञाओं को ध्यान में रख करके या नियमों को ध्यान में रख करके उसमें संस्कृत भी पाया जाता था, ऐसा मिलता है। आगे देखते हैं तो दक्कन के लोग थे दोस्तों, इनकी अगर हम बातें करें तो लोहे और कृषि के उपयोग से अच्छी तरह से परिचित थे। सातवाहनों ने संभवतः दक्कन के समृद्ध खनिज संसाधन, अब वे समृद्ध खनिज संसाधन कौन कौन से थे और कहां पर थे, तो ये एक बार देख लीजिए कि करीमनगर और वारंगल कहां पर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दक्षिण में दो समृद्ध जगह थे खनिज संसाधनों के लिए। करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्क और कोलार क्षेत्र में सोने का दोहन करना प्रारंभ किया गया था। उन्होंने ज्यादातर शीशे के सिक्के जारी किए जो दक्कन पर पाए जाते हैं और तांबे और कांस्य के सिक्के भी जारी किए थे उन्होंने। उनके समय में धान की रोपाई एक प्रकार की कला थी जिसे सातवाहन अच्छी तरह से जानते थे और उनके अधिकांश धान की पैदावारी कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्रों में होता था। दक्कन के लोगों ने उत्तर के साथ अपने संपर्कों के माध्यम से सिक्के, जली हुई ईंटों, रिंग बेल आदि के उपयोग को सीखा था, यानी उत्तर के लोगों से इन लोगों ने ये बातें सीखी थी। आग से पकी हुई ईंटों का नियमित उपयोग और फ्लैट छिद्रित छत टाइलों का उपयोग, जिसने संरचनाओं के जीवन में जोड़ पैदा किया, वह भी इन लोगों ने इनसे सीखा। यानी जो छिद्रित छत टाइलें थी ये दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करती थी। इस तरह से एक होल होता था और ये वाला इसमें फिट कर दिया जाता था। अपशिष्ट जल को सोखने वाले गड्ढे में ले जाने के लिए नालियों को ढक दिया गया था और भूमिगत भी कर दिया गया था। पूर्वी दक्कन में आंध्र में कई गांवों के अलावा 30 दीवार वाले शहर भी शामिल थे। आगे अगर हम बात करें तो सातवाहन सामाजिक संगठन की चर्चा कर लेते हैं। सातवाहन सामाजिक संगठन। सातवाहन मूल रूप से दक्कन की एक जनजाति प्रतीत होते हैं, हालांकि वे इतने ब्राह्मण थे कि उन्होंने ब्राह्मण होने का दावा किया। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमीपुत्र ने ब्राह्मण होने का दावा किया। और सॉरी मित्रों, ये चौगुनी नहीं है, ये है चतुर्थ वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना अपना कर्तव्य समझा था। सातवाहन ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले पहले शासक थे और बौद्ध भिक्षुओं विशेषकर महायान बौद्धों को दिए गए दान भी इनके प्रसिद्ध हैं। यानी इन्होंने बौद्धों को तो दान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा किस बौद्ध को दिया है, तो इन्होंने महायान शाखा को दान दिया है। फलते फूलते व्यापार
और वाणिज्य के कारण कारीगरों और व्यापारियों ने समाज में एक भूमिका निभाई होगी। उनका एक अपना महत्वपूर्ण वर्ग बन गया होगा। फिर उन्होंने अपना एक व्यापारिक संगठन बनाया होगा। व्यापारियों को उन शहरों के नाम पर अपना नाम रखने में गर्व भी महसूस होता था जिसके वे होते थे। कारीगरों की बात करें तो एक विशेष वर्ग था गंधिक, जो परफ्यूम बनाने वाले होते थे, उनको कहा जाता था गंधिक। और बाद में वो इस शब्द का इस्तेमाल सभी प्रकार के दुकानदारों के लिए किया जाने लगा। गांधी की जो उपाधि है इसी प्राचीन शब्द गंधिक से ली गई है दोस्तों। गांधी जो उपाधि है वह किससे ली गई है? गंधिक शब्द से ली गई है। यह बातें हम लोग जान लेते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सातवाहन जो वास्तुकला है, सातवाहन वास्तुकला के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सातवाहन वास्तुकला में चैत्यों का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, विहारों का निर्माण हुआ, मठों का निर्माण हुआ। कहाँ? उत्तर पश्चिमी दक्कन में, महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बड़ी ही दृढ़ता और मजबूती के साथ इनको बना दिया गया। जैसे कार्ले का चैत्य है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक में 3 विहार हैं जो नाहपान और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बनवाए थे, वहां पर इनके शिलालेख भी खुदे हुए हैं। आगे हम देखते हैं तो इस काल के सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है अमरावती स्तूप और नागा कोंडा का स्तूप। अमरावती और नागार्जुन कोंडा का स्तूप। अमरावती स्तूप मूर्तियों से भरा हुआ है, यानी उसमें बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं जो बुद्ध के विभिन्न जीवन दृश्यों के बारे में बताई गई हैं, यानी बुद्ध के बारे में ही उसमें पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है। अगर हम देखें तो नागा अर्जुन कोंडा स्तूप में बौद्ध स्मारक है जो सबसे पुराने ब्राह्मणवादी ईंट मंदिर भी हैं। ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पुराना ब्राह्मणवादी ईंट मंदिर कहाँ है? तो नागार्जुन कोंडा में है। सातवाहनों का पतन, तो पुलमापी चतुर्थ को अंतिम प्रमुख सातवाहन शासक माना जाता है दोस्तों। तो शुरुआत हुई थी सिमुक से और अंतिम शासक हैं पुलमापी चतुर्थ। इतनी चीजें याद रखना है। इसके अलावा एक शासक हुआ, आपने पढ़ा कौन सा? सातकर्णी प्रथम, जिसको दक्षिणापति पथेश्वर कहा गया। उनकी पत्नी हुई नागानिका, जिसने नानाघाट अभिलेख खुदवाया। उसके बाद आपने पढ़ा कि एक हाल हुआ जिसने गाथा सप्तशती लिखा। उसका मंत्री था गुणार्ध, जिसने बृहद कथा मंजरी लिखा। उसके बाद आपने पढ़ा कि एक शासक हुआ जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में आपने पढ़ा कि उसने सबसे ज़्यादा वैदिक धर्म की ओर महत्व दिया और चतुर्थ वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा। उसने अपने आप को एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, इस तरह से विभिन्न उपाधियां धारण की। अगले अंक में हम लोग फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद।